या फिर मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरे फादर ने मुझसे 20 या 25,000 लिए थे और मुझे अगले दिन कॉल आ रहा है किसी का कि आपके फादर ने बेटा वो लिए थे और उन्होंने मुझे बोला ट्रांसफर। तो इनके पास ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? देखिए, अभी जो पर्सनल डेटा है इसको बेचने का कुछ लोग काम किया करते हैं। पर सर देखिए, अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 22,845 करोड़ लूज किए हैं इन दीज फ्रॉड्स। तो मतलब सीनियर सिटीजन है या कोई भी इंसान है, तो ये लोग कैसे मतलब ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं? देखिए, पहली बात कि जब भी कॉल्स आती है वो एक सीरियस एलिगेशन लगाता है उस आदमी, ड्रग्स का या मनी लॉन्ड्रिंग का या क्रिमिनल एक्टिविटी का। तो एक चीज हमें समझना चाहिए, कोई भी एजेंसी, चाहे वो एनसीबी हो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, कस्टम्स हो, पुलिस हो, ये किसी को फोन करके नहीं आते। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई टर्म लीगली नहीं है और इस पे कोई लॉ नहीं है। तो लॉजिकली इस पे लॉ बनेगा कैसे? सरकार इसको लॉ बना नहीं सकती। Hello and good morning everyone. Good morning because जब जागो तभी सवेरा. I am Advocate Palak Gupta and I welcome all of you as well as our guest of day on behalf of Jotwani Legal Talks. तो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट यानी कि जो भी आपको स्कैम फोन कॉल्स आते हैं फ्रॉडस्टर्स से, जो अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल या पुलिस वाले बताते हैं एंड दे थ्रेटन यू टू गिव देम मनी, तो आप डिजिटली अरेस्टेड हैं। And for this discussion, we have today our guest of the day, Mr. Chandan Jain ji. Hello, sir. हेलो। So, चंदन जी जो है वो रिटायर्ड IRS ऑफिसर है। हमारे ही पॉडकास्ट GST 2.0 डिस्कशन पे वो इससे पहले आ चुके हैं and he has enlightened all of us on GST. And today he'll share his experience on all the cases that he has seen in his entire journey of being a custom officer of digital arrest. So, hello, sir, and we welcome you on the behalf of Jotwani Legal Talks. थैंक यू वेरी मच। So, सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी, आपका प्रोफेशनल लाइफ इतना लंबा रहा, तो आपने अपने लाइफ टाइम में क्या क्या केसेस देखे हैं डिजिटल अरेस्ट के, और ये एक्चुअली शुरू कैसे हुआ? ये एक्चुअली मैं 2009-10 में एयर कार्गो दिल्ली इंपोर्ट शेड में पोस्टेड था। उस समय बहुत सारे फोन कॉल्स आया करते थे कि सम friend was coming at the airport with gifts and sometimes foreign currency also, and he has been detained by customs and they are wanting payment of certain duties which could be anything from 15,000 to 1.5 lakh, even more. और उसके बाद the person को एक लेडी कस्टम्स ऑफिसर कॉन्टैक्ट किया करती थी कि इतना आप पेमेंट कर दीजिए तभी हम इस व्यक्ति को, इस आदमी को रिलीज करेंगे जो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज और गिफ्ट्स लाए थे। कुछ लोग उस पैसे को जमा कर दिया करते थे। अगर 25,000 की डिमांड इनिशियल रही, वो जमा कर दिया गया, तो फिर डिमांड 50,000 की हो जाती थी। ये एक अनएंडिंग प्रोसेस चलता था जब तक कि पैसे जमा होते रहते थे, और जैसे ही किसी ने पैसा जमा करना बंद कर दिया तो वो कस्टम्स ऑफिसर भी गायब हो जाता था, और वो जो फ्रेंड आ रहा था एयरपोर्ट पे जिसको डिटेन किया गया था वो भी गायब हो जाता था। तो ये एक शुरुआत थी इस तरह के स्कैम के शुरू होने की, और मुझे बहुत सारे कॉल्स आया करते थे, तो मैं उनको समझाया करता था कि पहली बात, कस्टम्स ऑफिसर अपने आप से किसी को फोन करके ड्यूटी की डिमांड नहीं करता है। The very fact that some lady or male officer has called you and asking for payment of duty and they are giving you one bank account to deposit it, it's absolutely scam. आप एक पैसा नहीं जमा करें, अगर आपने जमा कर दिया है तो कृपया करके आप पुलिस में जाएं, FIR करवा दें। तो ये बहुत लंबे समय तक इस तरह का स्कैम चलता रहा लोगों के साथ। जो भी फेसबुक पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी से फ्रेंडली हो जाया करते थे, उनके साथ इस तरह की कॉल्स आया करते। ओके, नहीं सर, मैं आपकी बात को एक्चुअली रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरा भी एक फ्रेंड है, तो उसको फेस टाइम पे कोई लड़की मिली थी एंड विद इन 3 months उसने कितना 4.5 लाख रुपए उसको दे दिया
तो आई थिंक आपने भी कोई ना कोई ऐसे केसेस देखे होंगे। तो ये लोग कैसे ऐसे, मतलब किसी को आप 3 महीने से जानते हैं और आप इतना पैसा किसी को बिना जाने दे रहे हैं? मैं थोड़ा इसके पीछे और जाऊंगा। हम्म। जब मेल्स आती थी तब उस समय बहुत ज्यादा मेल्स आया करती थी कि आपको इतने की लॉटरी मिल गई है और हम आपको पैसे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इनिशियल पेमेंट आपको इतना करना पड़ेगा, एंड दैट इज प्रोसेसिंग फी फॉर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम अब्रॉड टू योर अकाउंट, तो इतने पैसे आप जमा करें। ये शुरुआत थी। जैसे ये जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर की शुरुआत हुई है, इस तरह के फ्रॉड्स की शुरुआत, तो ये उसी का पार्ट था। पहले मेल्स आना आपके मेल आईडी पे, और उसके बाद इस तरह के फ्रेंड्स बन जाना और इस तरह के कॉल्स आना, और कस्टम्स के लिए वो एक बड़ा हेडेक हुआ करता था। हम लोग कभी कभी दिन में 10 कॉल्स भी रिसीव किया करते थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हैदराबाद से, विजयवाड़ा से, चेन्नई से, कि इस तरह मेरा एक फ्रेंड आ रहा था, यस डिटेल। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि इन योर लाइफ टाइम किसी ने आप ही का नाम यूज करके कॉल किया हो किसी को, या आपके किसी जानने वाले को, और थ्रेटन किया हो? देखिए, मैंने भी बहुत सारे इस तरह के कॉल्स रिसीव किए जिसमें कहा जाता था कि आप एक पैकेज बाहर भेज रहे थे कुरियर के थ्रू, उसमें से ड्रग्स मिला है, या उसमें से 50 पासपोर्ट्स मिले हैं। तो मैं कहता था मैंने नहीं भेजा। तो वो कहते थे आपका आधार नंबर क्या ये है? आधार नंबर उनके पास हुआ करता था। तो मैं कहता था आधार नंबर मेरा है। बोले देखिए आपकी आईडी से गया हुआ है, यू हैव कमिटेड अ सीरियस फ्रॉड। यहां से कहानी की शुरुआत होती थी। अच्छा, मुझे बिगिनिंग में ही पता था कि ये मेरे साथ स्कैम करने की ये कोशिश कर रहा है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये लोग कौन हैं, कैसे ऑपरेट करना चाहते हैं, आई यूज टू इंटरटेन दी कॉल्स, और कभी कभी मैं आधे घंटे उनसे बात किया करता था। और वो धीरे धीरे पहले तो देखेंगे कि आप कितना अटेंशन पे कर रहे हैं, आप उनसे कितना घबरा रहे हैं, और उसके बाद उनका पहला स्टेप रहता है इस कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को लंबा से लंबा खींचा जा सके, जिससे कि उस व्यक्ति को साइकोलॉजिकली दे कैन पुट हिम अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर, कि आपके साथ बहुत सीरियस कोई ऑफेंस आपने कर लिया है और उसके लिए आप पनिशमेंट बहुत जल्दी आपको मिलने लगा है। तो ये थ्रेट, ये बेसिस होता है टू टेरराइज पीपल एंड टू टेक मनी देयर। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्योंकि ना मैंने भी 2 इंसिडेंट्स जो देखे हैं। एक हुआ था मेरे एक सर के साथ, तो उनको किसी ने कॉल किया कि आपका बेटा हमारे पास है, हम पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं, एंड देन वो बोले कि कॉल पे बिल्कुल मेरे बेटे की आवाज थी, ठीक है, एंड इसको हमने यहाँ पकड़ा है। या फिर मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरे फादर ने मुझसे 20 या 25,000 लिए थे, और मुझे अगले दिन कॉल आ रहा है किसी का कि आपके फादर ने बेटा वो लिए थे और उन्होंने मुझे बोला ट्रांसफर। तो इनके पास ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? देखिए, अभी जो पर्सनल डेटा है इसको बेचने का कुछ लोग काम किया करते हैं। वो व्यक्ति की कहीं भी जो मोबाइल कंपनी में काम कर रहा हो, या बैंक में काम कर रहा हो, या इस तरह के सर्विसेज में काम कर रहा हो, जिसमें हमें अपने केवाईसी के लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तो वो आधार नंबर हमारा चला जाता है, फोन नंबर चला जाता है, उसके बेसिस पे वो टारगेट करते हैं। और कभी कभी बैंक्स का डेटा भी ये चोरी कर लेते हैं। तो उनको पता होता है कि किस आदमी के पास कितना पैसा है। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत निर्धन व्यक्ति के पास इस तरह के कॉल्स नहीं आते हैं। जो वेल ऑफ होंगे उनके पास कॉल्स आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा देखा गया है कि जो सीनियर सिटीजन होंगे दे आर देयर टारगेट ग्रुप। इसका कारण ये है कि वो अकेले घर में रहते हैं, अब उनका इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड हो गया है,
तो उनको वो साइकोलॉजिकली दे पुट देम अंडर प्रेशर। देखिए 3 या 4 बातें वो कहते हैं डिजिटल अरेस्ट में। पहली बात ये कहते हैं कि आपने कोई मनी लॉन्डर कर दिया है, या फिर आप में ड्रग्स में आपका नाम आ गया है, या आपके आईडी से मल्टीपल कॉल्स हुई हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज के हैं। तो उनका फोकस रहता है कि अब आप अपने को बचाना चाहते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, आप अपने कमरे को बंद कर लें, आप किसी को कॉल नहीं करें। वो फिर एक कार्ड खेलते हैं, दे बिकम फर्स्ट दे थ्रेटन, देयर आफ्टर दे बिकम सिंपैथेटिक कि आप सीनियर सिटीजन हैं, अब आप फंस गए हैं, हम आपको बचा सकते हैं। बचाने के लिए आपको क्या करना है, आप अपना फंड जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए। ये एक आरबीआई का अकाउंट है जिसमें आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये सेफ है। जब हम आपके क्रेडेंशियल्स को चेक कर लेंगे, हम देख लेंगे कि आपका एक्चुअली कुछ नहीं है, तो ये पैसे आपके पास वापस आ जाए। ओके पर सर देखिए, अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 22,845 करोड़ लूज किए हैं इन दीज फ्रॉड्स, ठीक है? तो ये कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। अब अगर मैं ये मान के चलूं कि जो मतलब सीनियर सिटीजन है या कोई भी इंसान है, सिर्फ सीनियर सिटीजन नहीं, टीनेजर भी हो सकता है, फेस टाइम पे, फेसबुक पे, तो ये जो लोग हैं ये आज की डेट में वेल एजुकेटेड है, जब इतना धनराशि है, ठीक है, और डेफिनेटली वो किसी ना किसी तरीके से वहां पे पहुंचे हैं। तो ये लोग कैसे मतलब ऐसे स्कैम्स में फंस जाते हैं? देखिए, पहली बात कि जब भी कॉल्स आती हैं वो एक सीरियस एलिगेशन लगाना चाहते हैं उस आदमी पे, ड्रग्स का या मनी लॉन्ड्रिंग का या क्रिमिनल एक्टिविटी का। तो एक चीज हमें समझना चाहिए, कोई भी एजेंसी, चाहे वो एनसीबी हो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, कस्टम्स हो, पुलिस हो, ये किसी को फोन करके नहीं आते। करेक्ट। पहली बात तो ये है कि अगर सीरियस ऑफेंस हुआ है तो सर्च किया जाता है घर, उसका एक प्रोसीजर है विच इज केप्ट टॉप सीक्रेट, एंड देन ऑल ऑफ ए सडन दे विल रीच योर होम एंड देन दे विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। फोन पे कोई इंक्वायरी नहीं होती है। तो हमें बेसिकली ये समझना चाहिए कि जो भी हमें फोन करके कह रहा है कि आपने इतना सीरियस ऑफेंस कर लिया, तो उसी समय हमें समझ में आना चाहिए कि कोई भी कस्टम्स, एनसीबी, पुलिस, सीबीआई, ईडी कोई भी इन्वेस्टिगेशन फोन पे नहीं करती है। राइट। या तो वो समन्स देंगे आपको या आपके यहाँ सर्च करेंगे। तो ये एक अवेयरनेस किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को होना चाहिए। एंड लेट्स से अगर वो आपको कॉल कर रहे हैं तो आप उनको नहीं तो बोल सकते कि आप पहले समन्स दिखाओ, अगर मेरे खिलाफ कोई समन्स है, कोई वारंट है, कुछ भी है, राइट? देखिए, अभी तक कोई भी एजेंसी फोन करके नहीं बुलाती है, ये हमें समझना चाहिए। करेक्ट। अगर कोई भी सीरियस ऑफेंस है उसके लिए राइटिंग में आपको समन्स आएंगे। समन्स में ऑफिस का एड्रेस रहेगा जिसमें कहा जाएगा कि ऑन दिस डेट एट दिस आवर यू हैव टू रीच दिस प्लेस टू टेंडर द स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद सम ऑनगोइंग इंक्वायरी। करेक्ट। तो पहली बात, कोई सीबीआई का ऑफिसर, कोई ईडी का ऑफिसर, कोई कस्टम्स का ऑफिसर इस तरह का काम नहीं करता है। डिजिटल अरेस्ट में वो क्या करते हैं, पहले तो आपको ऑडियो कॉल आता है, उसके बाद आप कहेंगे कि आप या तो स्काइप पे आ जाइए या आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। करेक्ट। बैकग्राउंड में वो लिखा रहेगा बड़ा बड़ा सीबीआई, ईडी, पुलिस, जस्ट टू टेरराइज द पर्सन। करेक्ट। तो हमें बेसिकली ये समझने की आवश्यकता है कि इस तरह से कोई भी सीरियस इन्वेस्टिगेशन फोन पे नहीं होता है। तो द वेरी फैक्ट कि हम एक फोन रिसीव कर रहे हैं तो उसी समय हमें अंदेशा हो जाना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए कि हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाए। सर, अभी जब हम कुछ डिस्कस कर रहे थे तो आपने मुझे केस बताया भी था कि किसी का 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ दे लॉस्ट इट, और वो सीनियर सिटीजन थे,
and he was emotionally bonded to that person. Yes. So what was that case exactly? अभी कुछ दिन पहले ये मुंबई में एक हुआ, Okay. एक सीनियर सिटीजन थे जिनकी एज करीब 80 के आसपास थी। तो उन्होंने किसी लेडी को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उस लेडी ने उनका रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट किया। बाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक लेडी से आया और ग्रेजुअली 3 लेडी से आया जिनके साथ वो इंटरेक्ट किया करते थे। उसके बाद उन फीमेल्स ने कहा कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है, घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years करीब 3 करोड़ उन्होंने दे दिया। बाप रे। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि सीनियर सिटीजन्स, अब परिवार जब से बहुत छोटा हो गया है, 1-2 बच्चे हैं, वो विदेश चले गए या दूसरे शहर में हैं, तो घर में इंटरेक्शन बहुत कम होता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए लोग इंटरेक्ट करते हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। करेक्ट। तो उस समय धीरे धीरे वो पैसे निकल गए। उन्होंने अपने बेटे से और पैसे मांगे। तब बेटे ने एनालाइज किया कि ये तो इनके साथ स्कैम हो गया है। तो अपने फादर को उसने बतलाया कि ये तो सब फ्रॉड हो गया आपके साथ। ही वॉज सो वेरी शॉक्ड दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड ही वेंट इनटू डीप डिप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट कि उसको इस तरह से चीट किया गया। यस। तो हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। और मुझे अपने गवर्नमेंट सोर्सेज से ये पता चला है, क्योंकि अब तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन हमारे फ्रेंड्स तो सारे अभी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, कि अब बाकायदा स्कैमस्टर्स जो चाइनीज होते हैं वो बाहर में प्रॉपर ऑफिसेस खोलते हैं जहां से कॉलिंग की जाती है। उसमें उनको इंसेंटिव दिया जाता है कि आपको इस तरह से कॉल करना है। ये मतलब एक बड़ा कॉल सेंटर होता है जो भी अभी म्यांमार में इंडियन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे वहां पर सर्च किया गया था, तो पता चला कि वहां पर मोर देन 500 एम्प्लॉयज थे जो इसी काम में एंगेज थे, कॉलिंग के काम में। अच्छा, इसमें जो सिस्टम है वो बड़ा इलेबरेट है। जैसे ही आपने किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, वो विद इन मिनट्स बहुत सारे अकाउंट्स में ट्रैवल कर जाता है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट इन लॉ। राइट। एक्चुअल अरेस्ट इज देयर। व्हाट इज देयर अबाउट डिजिटल अरेस्ट? इट इज ए फिक्शन। एक गलत चीज है जिसका लीगल बेसिस कोई नहीं है। वो तो फ्रॉडस्टर्स आपको चाहते हैं कि आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें। इंस्टेंसेस है कि डिजिटल अरेस्ट लोगों को 7 दिनों तक किया गया है। और एक इंस्टेंस आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया गया, सीनियर सिटीजन था, बैंक में उसके पास एफडीज थे, तो वो गया एफडी एक साथ तोड़ने के लिए सो दैट ही कुड ट्रांसफर द मनी। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट बैंक ऑफिशियल। उसको समझ में आ गया कि इनके साथ स्कैम हो रहा है। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, इस तरह से पैसे ट्रांसफर नहीं कीजिए। उनको बहुत लंबा समझाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि इतना साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज थे। लेकिन उस बैंक ऑफिसर ने उनको 6 घंटे बैंक में बैठा करके कन्विंस किया ये सब गलत है, तब जाकर के उनका बचाव हो पाया। तो हमें अवेयरनेस की आवश्यकता है, लोगों को बतलाना है कि सीरियस इन्वेस्टिगेशन फोन पे नहीं होता है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। फोन कॉल से सावधान रहे, उस पर एकदम विश्वास नहीं करें। सर, बट अभी आपने जो एक केस बताया जिसमें वो 2-3 साल से एक लेडी को जानते थे, तो वहां तो फियर से ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो गए। वो इमोशनल ट्रॉमा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई टर्म लीगली नहीं है और इस पे कोई लॉ नहीं है, तो लॉजिकली इस पे लॉ बनेगा कैसे? बिकॉज
वो तो ऐसा हो जाएगा ना कि सामने वाला कहेगा कि अरे आप बेवकूफ थे, आप फंसे क्यों ऐसे कॉल में, आपने, बिकॉज दैट इज अ विलिंग ट्रांसफर, किसी ने चोरी नहीं की, डकैती नहीं की। और अब तो मुझे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन मिली कि ये पूरा एक बिजनेस मॉडल ही बन गया है कि लोगों ने कॉल सेंटर्स ओपन कर लिए इंटरनेशनली। यस, तो इस पे आप क्या लीगल रिफॉर्म देखते हैं, मतलब लीगली क्या ही किया जा सकता है इस पे? देखिए सरकार इस पे काम कर रही है, हम्म। उन्होंने फुल पेज एडवर्टीजमेंट दे रखे हैं और कभी कभी एफएम में भी कह रखा है कि आपको सावधान रहना चाहिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है, और जो तरीके हैं वो भी बतलाए गए हैं कि ये तरीके हैं फ्रॉड करने के लिए, इसलिए आप इनसे सावधान रहें। मेरा एक सजेशन है इसमें, ये मैक्सिमम बड़े बड़े शहरों में ये होता है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, उसमें एक जनरल अवेयरनेस कैंपेन सोसाइटी में चलाई जा सकती है, खुद सोसाइटी के लोगों के द्वारा, और खास करके सीनियर सिटीजन को ये बतलाने की आवश्यकता है कि इस तरह के कॉल आए तो उसको आप एकदम एंटरटेन नहीं करें, कोई पैसा आप ट्रांसफर नहीं करें कॉल रिसीव करने के बाद। तो हम केवल अवेयरनेस से ही इसको कर सकते हैं, सरकार इसको लॉ बना नहीं सकती। लॉ तो फ्रॉड का 420 और अब जो नए आचार जो संहिता है उसमें BNS, yes, हाँ yes. उसमें दिया हुआ है, तो ये सब उसी में फॉल करते हैं। तो नए लॉ की आवश्यकता नहीं है, लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि एक बार आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, इसका इंश्योरेंस क्लेम तो आप ले नहीं सकते, बिकॉज आपको बेवकूफ बना करके जो पैसे लिए गए हैं उसका कोई लीगल रिमेडी नहीं है। लीगल रिमेडी ये है कि आप जल्दी से जल्दी उसके अगेंस्ट में एफआईआर करें, अभी कुछ ऑनलाइन आप रजिस्टर करें और पुलिस को इन्फॉर्म करें कि इस तरह से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। तो पुलिस अगर जितनी जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि उस अकाउंट से पैसे नहीं निकले, और मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हैं, और अल्टीमेटली ऐसा देखा गया है कि वो ओवरसीज के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। तो हमें इन बिटवीन उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा एक और सजेशन कि बैंक्स वालों को ये देखना चाहिए कि कौन सा अकाउंट है जिसमें बहुत सारे पैसे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जमा हो रहे हैं, सुबह जमा होते हैं और शाम तक निकल जाते हैं। तो वैसे अकाउंट्स को हमें फ्लैग करना चाहिए, वैसे अकाउंट को रोकना चाहिए। बैंक्स की इसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल हो गई है। ये बैंक्स को भी ये मेजर्स लेने चाहिए, या फिर उनको कोई सेपरेट एक लीगल टीम या कोई भी बनानी चाहिए जो इस चीज का ट्रैक रख सके। नहीं, वो ट्रैक रखते हैं। जैसे एक किसी अकाउंट में सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अगर कैश डिपॉजिट हो जाता है, देन दे हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एजेंसीज, करेक्ट, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। They can make a certain software in the bank itself where money from different parts of the country are being deposited and being transferred in a huff. एक नया अकाउंट खुलता है जिसमें पता लगता है कि शुरू के 10 दिनों में 10 करोड़ जमा हो गए, छोटे छोटे अमाउंट, और 11वें दिन सेम डे निकलते भी जाते हैं पैसे। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इतने पैसे आ जाते हैं और निकल जाते हैं? करेक्ट। तो वो एक तरीका है। और ऐसा तो है नहीं कि ये लोग कमर्शियल अकाउंट में या बिजनेस अकाउंट में ले रहे होंगे। अच्छा, करेक्ट। हाँ, मैं एक और बात बतलाना चाहूंगा। यस। कि मैंने इस तरह के कॉल्स पर्सनली भी रिसीव किए हैं, कम से कम 50। मैं केवल समझना चाहता था कि क्या किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, किस तरह से बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और मैंने कॉल्स 1.5 घंटे तक एंटरटेन की है, और कभी कभी 5-10 मिनट भी, डिपेंडिंग ऑन माय एंगेजमेंट। और उसके बाद तो मैं उनको गालियां दिया करता था क्योंकि एक गुस्सा अंदर से था कि इस तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है वैसे लोगों के अगेंस्ट में जिनके पास अपने जीवन की सेविंग्स है, जो उन्होंने अपने लिए, एलिमेंट के लिए, फैमिली के लिए जमा कर रखी है, और अचानक पता लगता है कि सारा पैसा उनके पास से चला गया।
तो आप वैसे लोगों की स्थिति समझिए जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है। तो मुझे जेन्युइन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन रहता था, जिसके कारण मैं खूब जम के गालियां देता था। मेरे घर वाले भी बोलते थे कि जनरली आपको गाली देने की आदत नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो आप में आदत आ जाएगी। तो ये एक एस्पेक्ट है। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि हमने ये सीनियर सिटीजन्स पर्सपेक्टिव से तो अंडरस्टैंड किया, बट देखिए आजकल क्या हो गया है, जैसे एक टाइम था फेसबुक, फेस टाइम, ओमेगल, ये काफी प्रचलित एप्स है। अब तो इतने मार्केट में डेटिंग एप्स आ गए हैं, इतने अलग अलग तरह के एप्स, कैजुअल डेटिंग एप्स, सीरियस डेटिंग एप्स, अब तो मैट्रिमोनियल एप्स पे भी आप अलग अलग लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं एंड कुछ लोग स्कैम में फंस जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी दुनिया जो है वो चलनी बंद तो नहीं कर सकती। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। पीपल आर गोइंग टू डेट, पीपल आर गोइंग टू हैव रिलेशनशिप्स, पीपल आर गोइंग टू हैव मैरिजेस। तो वहां पे जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो इमोशनल कनेक्शन से स्कैम्स हो रहे हैं, व्हाट इज अ सोल्यूशन टू दैट? क्योंकि जैसे आपने कहा कंप्लेंट करो, वो तो इंसान कंप्लेंट भी नहीं कर सकता क्योंकि ना चोरी हुई है ना डकैती हुई है। यू वर पार्ट ऑफ अ प्रोसेस एंड यू गेव मनी आउट ऑफ योर इमोशंस। You have flagged a very good question. ये भी बहुत हो रहा है। और जब आप किसी से फ्रेंडली हो जाते हैं ऑनलाइन, ऐसा भी कहा जाता है कि आप थोड़ा सा अपने कपड़े उतार दें, अनड्रेस करें, और उसके बाद जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी फोटो क्लिक कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि हम पुलिस को जा रहे हैं बिकॉज यू हैव इंडल्ज्ड इन ऑब्सीन एक्टिविटी विथ ए लेडी। तो आप अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो हम एक तो आपके फैमिली मेंबर्स को ये फोटोग्राफ्स भेज देंगे, करेक्ट, और दूसरा हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे कि आपने ऑब्सीन एक्टिविटी किसी लेडी के साथ की है, जो कि अपने आप में एक सीरियस ऑफेंस है। फिर मैं कहूँगा अवेयरनेस इज द की। आपको ये समझना चाहिए कि इनके पेरिल्स क्या क्या हैं, किन खतरों से आप खेल रहे हैं, और तब आप अपने बचाव के लिए खुद करना पड़ेगा। हमारे ही डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर था जो इसी तरह से एक लेडी से बातचीत करने लगा, और उसके बाद लेडी की डिमांड आ रही थी कि आप इतने पैसे जमा कर दो, नहीं तो हम आपको एक्सपोज कर देंगे। उसने कुछ पैसे जमा भी किए, और हर एक व्यक्ति के पास एक लिमिट है पैसा देने की, और उसके बाद वो दुखी हो गया। वैसे सारे लोगों को मेरी एडवाइस है कि अगर वो कहते हैं कि आपके पास पुलिस में जा रहे हैं, तो आप कहिए कि आप पुलिस में जाओ और आप कंप्लेंट लॉन्च कर दो, मेरे पास भी वो है। तो आपको हिम्मत दिखानी है, बिकॉज किसी भी फ्रॉडस्टर के से डर जाइएगा तो काम चलेगा नहीं। लॉ के सामने, लीगल अथॉरिटीज के सामने जब आप अपनी बात भी रखते हैं, तो आजकल मालूम है कि इस तरह के होते हैं, वो एक लीनियंट व्यू लेते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, और इस तरह के ब्लैकमेल में नहीं आना चाहिए। दूसरा, वो कहेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स को फोटोग्राफ भेज देंगे, तो अब आपको घर में भी अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। तो उसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा जो भी आपने किया है कि भाई ये गलती हो गई आपसे। सर बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बीवी बच्चे होते हैं, बीवी से प्रतिष्ठा कैसे बचाएंगे? नहीं, ये बात सही है। तो या तो पहले तो आप इसमें इंडल्ज नहीं करें, नंबर 1, और नंबर 2, अगर आपने किया है तो बीवी के चरणों में फिर तो गिरना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा नहीं। नहीं, सही बात है सर। सर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है दैट समटाइम्स ये जो लोग रैकेट मोड में ऑपरेट कर रहे हैं ना, जैसे आपने बताया कि फोटोज ले ली, ब्लैकमेल, ये ब्लैकमेल वाले लोग तो मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट कुछ लोगों के साथ तो समवेयर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो भी मिला हुआ होता है। दे ऑल्सो कीप देयर कट एट अ स्मॉलर स्केल, आई एम नॉट सेइंग लार्जर स्केल। सो देखिए, एक और स्कैम जो बहुत होता है जी, किसी भी महिला के फोन पर आप फ्रेंडली हो जाते हैं, उसके बाद वो कहती है कि आप यहाँ मिलने आ जाइए। जी, जब आप मिलने पहुंच जाते हैं
10-15 मिनट आप समय बिताते हैं, जी कभी कभी आप अंतरंग हो जाते हैं या इंटीमेट होने लगते हैं, जी उसी समय एक नॉक होता है उस दरवाजे पे, एक पुलिस वाला भी आ जाता है और कोई आ जाता है कि आप पकड़े गए हैं, अब आप पुलिस स्टेशन चलिए और अब आपके साथ होगा कि आपने इस महिला के साथ गलत काम किया है। यस ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट के अंतर्गत आता है। करेक्ट तो पहली बात तो वो ओरिजिनल पुलिस वाला नहीं होता है, वो अपने को इम्पर्सोनेट करता है कि वो पुलिस ऑफिसर है। मेरा अपना मानना है कि पुलिस इस तरह के स्कैम के पार्ट नहीं, उनको केवल उसके नाम पे ये कर रहे हैं। तो पहली बात, गलती मत कीजिए, अगर हो गई है तो फिर आपको हिम्मत से मुकाबला करना पड़ेगा। आप उनको, पुलिस वाले को भी डिजिटल एविडेंस दे सकते हैं कि आप देखिए इतने दिनों से हम उनसे चैट कर रहे थे, उनका मैसेज आया कि आप आ जाइए, ये जगह जहां मैं पहुंचा वो तो मेरी जगह है नहीं, इन्होंने ही बताया है। तो अगर आप फैक्चुअली करेक्ट होंगे तो पुलिस वाले भी आजकल अवेयर हैं कि इस तरह के स्कैम हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। करेक्ट। सो यानी कि हमारे आई थिंक 3 कंक्लूजन्स निकले। नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 आप अपने एविडेंसेस और व्हाट्सएप चैट्स अपने पास बचा के रखें ताकि टुमारो अगर ऐसा कुछ आता है तो यू हैव ऑल द एविडेंसेस। एंड नंबर 3 डेफिनेटली कि इमोशनली अपने आप को इंसान ने इतना लूज एंड नहीं छोड़ना है कि कोई भी फ्रॉडस्टर आके आपके साथ स्कैम कर ले, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो कि इसका कोई लॉ बनाया जाए। राइट, हाँ, एब्सोल्युटली राइट। एंड एक और मुझे आपका सजेशन बहुत अच्छा लगा कि बैंक्स की टीम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए उन अकाउंट्स को जहां पे मल्टीपल टाइम्स पैसा आ रहा है और इवनिंग में जा रहा है। यस, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, एक टेक अवे जो मैं खुद आपसे बातचीत करने के बाद बतलाऊंगा, अवेयरनेस इज द की। और एक बार अगर आप किसी चीज में फंस जाते हैं तो आपकी ऑनेस्टी एंड आपका करेज, हिम्मत चाहिए फिर फाइट इट आउट। तभी आप इस मेनेस को, मैं इसको बहुत बड़ा मेनेस मानता हूँ, हम टैकल कर सकते हैं एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली, एज ए नेशन। क्योंकि जो भी पैसा जा रहा है वो राष्ट्रीय क्षति हो रही है, और ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम पैसा बाहर ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको हमें रोकना ही चाहिए। Oh, I think this was the message we wanted to convey to our audience. And for more such legal insights and for more such updates, stay tuned to Jotwani Legal Talks. Thank you, everyone, and thank you, sir. Thank you very much.